स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम पर, मतलब वो सिस्टम जो अपने आप काम करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और खासतौर पर उन दवाओं के बारे में जो इस सिस्टम पर असर डालती हैं। हमारे पास एक काफ़ी अच्छा चित्र है और कुछ टेक्स्ट भी जो समझाता है कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी नसों के सिरों पर, जिन्हें नर्व एंडिंग्स कहते हैं, वहाँ केमिकल मैसेंजर कैसे बनते हैं, रिलीज होते हैं, कैसे अपना काम करते हैं और फिर हटाए कैसे जाते हैं। ये मैसेंजर्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात कि अलग अलग दवाएं इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होती हैं, कैसे दखल देती हैं। हमारा फोकस रहेगा दो खास न्यूरोट्रांसमीटर पर। एक है एसिटाइलकोलिन, जिसे ACH कहते हैं, और दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन या NE। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिस्टम को मतलब परत दर परत खोलते हैं। पहले कोलिनर्जिक सिस्टम देखते हैं, चित्र के बाईं तरफ वाला। यहाँ का मेन प्लेयर है एसिटाइलकोलिन, ACH। तो ये बनता कैसे है, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? हाँ, तो देखिए, जैसा चित्र में दिख रहा है, ये काफी सीधा सा प्रोसेस है। नर्व सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक है कोलिन और दूसरा है एसिटाइल कोए। इन दोनों को मिलाने के लिए एक खास एंजाइम होता है, CHT, यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जब ये तीनों मिलते हैं, कोलिन, एसिटाइल कोए और CHT एंजाइम, तो बन जाता है एसिटाइल कोलिन, ACH। अच्छा, बन गया। लेकिन ये बनने के बाद सेल में ऐसे ही तो नहीं घूमता होगा ना, कहीं स्टोर होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बनने के फौरन बाद इसे बहुत ध्यान से छोटी छोटी थैलियों में पैक कर दिया जाता है। इन थैलियों को वेसिकल्स कहते हैं। आप इन्हें मतलब छोटे छोटे स्टोरेज कंटेनर समझ सकते हैं ACH के लिए। वेसिकल्स, ठीक है। हाँ, इनमें ACH सुरक्षित रहता है जब तक कि बाहर निकलने का सिग्नल न मिले। और वो सिग्नल क्या होता है? मैंने चित्र में कैल्शियम आयन देखे, Ca2+, उनका क्या रोल है यहाँ? हाँ, कैल्शियम बहुत जरूरी है। जब नर्व पर कोई सिग्नल आता है, कोई इम्पल्स, तो नर्व के सिरे पर कैल्शियम के चैनल्स खुल जाते हैं। अच्छा। इससे बाहर का कैल्शियम आयन तेजी से सेल के अंदर आता है, और यही कैल्शियम का अंदर आना एक तरह से ट्रिगर का काम करता है। अच्छा। ये ACH भरी वेसिकल्स को नर्व की बाहरी झिल्ली मेम्ब्रेन तक ले जाता है। वहां ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन से जुड़कर फट जाती हैं और सारा ACH बाहर निकल जाता है। कहाँ? मतलब बाहर कहाँ? बाहर मतलब दो नर्व सेल्स के बीच की जो खाली जगह होती है, या नर्व और मसल सेल के बीच की जगह, उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ACH अब उस क्लेफ्ट में आ गया। अब आगे अगला सेल कैसे सिग्नल पकड़ता है? एकदम सही सवाल। अगले सेल की सतह पर, उसकी मेम्ब्रेन पर खास तरह के प्रोटीन होते हैं। इन्हें कहते हैं ACH रिसेप्टर्स। ये ताले जैसे हैं और ACH उनकी चाबी। अच्छा, लॉक एंड की मॉडल। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ACH इन रिसेप्टर से जुड़ता है, अगले सेल में कुछ बदलाव होते हैं और सिग्नल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, पर ये सिग्नल हमेशा तो नहीं चलना चाहिए, है ना? कभी तो बंद भी होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि सिग्नल सही टाइम पर बंद हो। सोर्स में एक एंजाइम का नाम था ACHE, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। शायद वही से बंद करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो एंजाइम है, ACHE। जैसे ही ACH अपना काम पूरा कर लेता है, मतलब रिसेप्टर से जुड़कर सिग्नल दे देता है, ये ACHE एंजाइम फौरन उसे तोड़ देता है। तोड़ देता है मतलब उसे वापस उसके शुरुआती हिस्सों में बदल देता है, कोलिन और एसिटेट में। अच्छा, और फिर उन टूटे हुए हिस्सों का क्या होता है, कोलिन और एसिटेट का? देखिए, सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है। कोलिन बहुत काम का है। चित्र में दिखाया है कि एक खास ट्रांसपोर्टर उसे वापस उसी नर्व सेल में खींच लेता है जहां से ACH रिलीज हुआ था। अरे वाह, रिसाइकलिंग। हाँ, एक तरह की रिसाइकलिंग ही है। उस कोलिन को फिर से नया ACH बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे सप्लाई बनी रहती है और सिग्नल भी कंट्रोल में रहता है, छोटा और सटीक। ये तो हुई नॉर्मल बात। हाँ, अब आते हैं दवाओं पर। स्रोत में बोटुलिनम टॉक्सिन का नाम है। ये तो काफी सुना हुआ नाम है कॉस्मेटिक्स वगैरह में। ये यहाँ क्या करता है? हाँ, बोटॉक्स के नाम से मशहूर है। देखिए, चित्र साफ दिखाता है कि ये कहाँ काम करता है। ये ठीक उस स्टेप को टारगेट करता है जहाँ ACH वाली वेसिकल्स नर्व की मेम्ब्रेन से जुड़कर ACH को बाहर छोड़ने वाली होती हैं। मतलब रिलीज वाले स्टेप को? हाँ, बोट्युलिनम टॉक्सिन उस रिलीज को ही रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। तो अगर ACH रिलीज ही नहीं होगा तो सिग्नल मसल तक पहुंचेगा ही नहीं। और मसल काम नहीं करेगी, रिलैक्स हो जाएगी। बिल्कुल,
इसीलिए इसे मसल स्पैज्म या झुर्रियों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिलचस्प। अच्छा, और वो दूसरी दवाएं ACHE इनहिबिटर्स, नाम से तो लगता है ये ACH एंजाइम को रोकती होंगी है। तो फिर अगर एंजाइम काम नहीं करेगा तो ACH टूटेगा नहीं या बहुत धीरे टूटेगा। नतीजा ये होगा कि ACH सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा देर तक रहेगा। और ज्यादा देर तक रिसेप्टर्स पर असर डालेगा। एकदम सही। इससे कोलिनर्जिक सिग्नलिंग का असर बढ़ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ये उन बीमारियों में काम आ सकता है जहां ACH की कमी हो। समझ गया। तो ये थी कोलिनर्जिक साइड की कहानी, ACH का बनना, काम करना, हटना और दवाओं का असर। अब चलते हैं चित्र के दाईं तरफ, नॉर एड्रीनर्जिक सिस्टम। यहाँ का हीरो है नॉर एपिनेफ्रीन NE। इसके बनने का तरीका तो ACH से काफी अलग और ज्यादा स्टेप्स वाला लग रहा है। हाँ, एनी का बनना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक अमीनो एसिड से शुरू होता है, टायरोसिन। टायरोसिन पहले सेल के अंदर आता है। ठीक है, अंदर आने के बाद कई एंजाइम काम करते हैं। पहले टायरोसिन बदलता है डोपा में, फिर डोपा बदलता है डोपामाइन में। डोपामाइन खुद भी एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ, सुना है। लेकिन नॉर एड्रीनर्जिक नर्व्स में एक स्टेप और होता है। डोपामाइन फिर बदलता है नॉर एपिनेफ्रीन यानी एनी में। अच्छा, तो टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामाइन और फिर डोपामाइन से एनी। कई सारे स्टेप्स हैं। हाँ, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और बनने के बाद क्या इसे भी वेसिकल्स में स्टोर करते हैं ACH की तरह? हाँ, स्टोर करने का तरीका वैसा ही है। एनी को भी खास स्टोरेज वेसिकल्स में पैक किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और प्लेयर है, VMT, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। VMT, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टर सेल के साइटोप्लाज्म से, मतलब सेल के अंदर के लिक्विड से, एनी को उठाकर इन वेसिकल्स के अंदर डालता है। ये स्टोरेज एनी को सेल के अंदर के एंजाइम से बचाता भी है। समझ गया। और रिलीज, क्या वो भी कैल्शियम पर ही डिपेंड करता है जैसे ACH में था? हाँ, रिलीज का जो ट्रिगर है वो काफी मिलता जुलता है। नर्व इम्पल्स आता है, कैल्शियम अंदर आता है और ये कैल्शियम एनी वाली वेसिकल्स को मेम्ब्रेन से फ्यूज करवाकर एनी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करवा देता है। और फिर एनी अपने रिसेप्टर से जुड़ता होगा। बिल्कुल। एनी के रिसेप्टर्स को एड्रीनोसेप्टर्स कहते हैं। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा, और इनके भी सब टाइप्स होते हैं। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, हाँ ये तो सुना है। यहाँ तक तो कहानी ACH जैसी ही है, बनना, स्टोर होना, रिलीज, रिसेप्टर से जुड़ना। लेकिन एनी का असर खत्म कैसे होता है? स्रोत में तो कई तरीके दिख रहे हैं, रीअपटेक है, मेटाबॉलिज्म है, डिफ्यूजन है और एक नेगेटिव फीडबैक लूप भी। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ, एनी को कंट्रोल करने के लिए शरीर कई तरीके इस्तेमाल करता है, ACH से ज्यादा। सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है रीअपटेक। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एनी होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा एक खास ट्रांसपोर्टर से वापस उसी नर्व सेल में खींच लिया जाता है जिसने उसे छोड़ा था। कौन सा ट्रांसपोर्टर? उसे कहते हैं नेट, नॉर एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर जैसा काम करता है। अच्छा, नेट। तो एनी वापस अंदर आ गया, फिर? अंदर आने के बाद एनी को या तो फिर से वेसिकल्स में पैक कर देते हैं दोबारा इस्तेमाल के लिए, या फिर सेल के अंदर मौजूद एंजाइम उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, ये हुआ रीअपटेक। और दूसरे तरीके? दूसरा तरीका है मेटाबॉलिज्म और डिफ्यूजन। कुछ एनी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही एंजाइम उसे तोड़कर निष्क्रिय कर देते हैं, और कुछ एनी आसपास के टिश्यू में फैल जाता है या खून में चला जाता है, जहां बाद में उसे मेटाबोलाइज किया जाता है। और वो तीसरा तरीका, नेगेटिव फीडबैक वाला, वो कैसे काम करता है? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है। जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो ये एनी खुद उसी नर्व सेल की सतह पर लगे खास रिसेप्टर से जुड़ जाता है। अच्छा, खुद के ही सेल पे? मतलब खुद ही अपने रिलीज को कम कर लेता है। बिल्कुल, इससे रिलीज कम हो जाता है। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, AT2 रिसेप्टर। हाँ, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। वो क्या करता है? वो शायद एनी रिलीज को थोड़ा बदलता है, मॉड्यूलेट करता है, संभवतः बढ़ाता है। तो ये कंट्रोल और भी जटिल हो जाता है। वाकई एनी का रेगुलेशन तो काफी लेयर्स वाला है। अच्छा, अब आते हैं दवाओं पर। रिसरपीन, एम्फेटामिन, एफेड्रिन, कोकेन, TCAs, ये कैसे काम करती हैं इस सिस्टम में? हाँ, ये दवाएं एनी के लाइफ साइकिल में अलग अलग पॉइंट्स पर अटैक करती हैं। पहले बात करते हैं रिसरपीन की।
ये दवा सीधे वीमैट ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। वीमैट, वो जो एनी को वेसिकल्स में पैक करता था? हाँ, वही। रेसरपीन उसे ब्लॉक कर देती है, तो एनी वेसिकल्स में जा ही नहीं पाता। जो एनी सेल के साइटोप्लाज्म में खुला रह जाता है, उसे एंजाइम नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे नर्व एंडिंग में एनी का स्टॉक ही खत्म हो जाता है। ओह, तो जब सिग्नल आएगा तो रिलीज करने के लिए एनी ही नहीं बचेगा? बहुत कम बचेगा, तो नॉर एड्रीनर्जिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ये एक तरह से सप्लाई ही काट देती है। समझ गया। अब एम्फेटामिन और एफेड्रिन, ये तो स्टिमुलेंट्स हैं, उत्तेजना पैदा करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? इनका तरीका बहुत अलग है, चालाकी वाला। ये दवाएं नेट ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करती हैं, वही ट्रांसपोर्टर जो नॉर्मली एनी को वापस अंदर लाता है। अच्छा। ये उसका इस्तेमाल करके खुद सेल के अंदर घुस जाती हैं। अंदर जाकर ये वेसिकल से एनी को बाहर धकेल देती हैं। साइटोप्लाज्म में एनी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ये नेट ट्रांसपोर्टर को उल्टा काम करने पर मजबूर कर सकती हैं। उल्टा काम मतलब जो नेट पहले नी को अंदर ला रहा था, अब वो नी को बाहर फेंकने लगता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्या बात है, तो डबल एक्शन हो गया। हाँ, वेसिकल से भी नी बाहर और नेट के जरिए भी बाहर। नतीजा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नी की बाढ़ आ जाती है। जबरदस्त उत्तेजना होती है। बाप रे, ये तो सिस्टम को हाईजैक करना हुआ। हाँ। अच्छा, और कोकेन और टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशंस? कोकेन और टीसीएस भी नेट ट्रांसपोर्टर को ही टारगेट करते हैं, पर अलग तरीके से। ये नेट को ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरह से। ब्लॉक कर देते हैं, एम्फेटामिन की तरह इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, ये बस उसे जैम कर देते हैं। तो जब नेट ब्लॉक हो गया, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से नी का रीअपटेक यानी वापस अंदर जाना बंद हो जाता है। तो जो नी रिलीज हुआ वो क्लेफ्ट में ही जमा होता रहेगा? बिल्कुल, वो वहीं ज्यादा देर तक रहेगा और अपने रिसेप्टर्स पर ज्यादा देर तक असर डालेगा। नी का प्रभाव बढ़ जाएगा और लंबा चलेगा। अच्छा, तो एम्फेटामिन रिलीज बढ़ाता है और रीअपटेक रिवर्स करता है, जबकि कोकीन, टीसीएस सिर्फ रीअपटेक रोकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही अंतर है। इसीलिए कोकीन का असर अलग होता है और टीसीएस का इस्तेमाल डिप्रेशन में होता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो हमने दोनों सिस्टम देखे, कोलिनर्जिक और नॉरेड्रिनर्जिक, समझा कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, रिलीज होते हैं, काम करते हैं और फिर कैसे हटाए जाते हैं। हाँ, और ये भी कि कैसे अलग-अलग दवाएं बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स को टारगेट करती हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के इतने सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पाचन, सांस लेना, पसीना आना, सब कुछ। सही कहा। ये दवाएं ACH और NE के लेवल को बदलकर इन सभी बेसिक प्रोसेस को बदल सकती हैं। स्रोत चित्र हमें दिखाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक छोटा सा बदलाव भी पूरे शरीर पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। वाकई कमाल का सिस्टम है ये। संक्षेप में कहें तो SCH के लिए चैट से बनना, कैल्शियम से रिलीज, ACE से टूटना और कोलिन का रिसाइकिल होना। दवाओं में बोटुलिनम रिलीज रोकता है, ACE इनहिबिटर असर बढ़ाते हैं। और NE के लिए टायरोसिन से बनना, वीमैट से स्टोरेज, कैल्शियम से रिलीज, और हटने के लिए नेट रीअपटेक, मेटाबॉलिज्म और अल्फा-2 ऑटो रेगुलेशन। दवाओं में रिसरपीन स्टोरेज रोकती है, एम्फेटामिन रिलीज बढ़ाती है और नेट रिवर्स करती है, जबकि कोकीन, TCS सिर्फ नेट रीअपटेक रोकते हैं। बहुत बढ़िया सारांश है। आपने सारे मुख्य बिंदु कवर कर लिए। आज की बातचीत से वाकई स्वायत्त दवाओं की कार्यप्रणाली काफी अच्छे से समझ आई। स्रोत सामग्री ने इसे समझने में बहुत मदद की। हाँ, विषय तो ये बहुत बड़ा है। और यहाँ एक सवाल और दिमाग में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल? हमने देखा कि कोकीन, TCS और एम्फेटामिन दोनों ही तरीके अलग हैं, पर दोनों सिनेप्टिक क्लेफ्ट में NE का लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन उनके असर कितने अलग हैं। एक डिप्रेशन में काम आता है, दूसरा एक शक्तिशाली स्टिमुलेंट है जिसका दुरुपयोग होता है। तो सवाल ये है कि एक ही न्यूरोट्रांसमीटर NE के लेवल को अलग-अलग तरीकों से बढ़ाने पर इतने अलग असर क्यों होते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्यों? इसका जवाब शायद इस बात में है कि दवा NE के लेवल को कैसे बदलती है, कितनी तेजी से, कितनी देर के लिए, किन खास नर्व एंडिंग्स पर ज्यादा असर होता है, और ये भी कि कौन से एडेनोसेप्टर सबटाइप्स अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2 ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो रिसेप्टर्स शरीर में कहाँ-कहाँ हैं। अच्छा, तो सिर्फ लेवल बढ़ाना काफी नहीं, कैसे बढ़ रहा है
ये भी मायने रखता है। बिल्कुल। मैकेनिज्म की यही बारीकियां फार्माकोलॉजी को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती हैं। ये सोचने लायक बात है कि कैसे रास्ते का छोटा सा फर्क मंजिल बदल देता है। निश्चित रूप से ये वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर ऐसे ही विस्तार से बात करने के लिए।